घमंडी डॉक्टर। श्रीरंगपुर नाम के एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक लड़का अपने माँ पिताजी के साथ रहता था। वो बहुत ही ज्यादा मेहनती था। बचपन से ही वो डॉक्टर बनने की चाह लेकर पढ़ाई कर रहा था। अब वो अपने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चला गया था। वहाँ जाकर उसने बड़ी लगन से अपनी पढ़ाई पूरी की। अब वो एक डॉक्टर बन चुका था। उसने अपनी इंटर्नशिप शुरू करने से पहले वो अपने माता पिताजी से मिलने आता है। वहाँ आकर अपने माँ पिताजी से, पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी इंटर्नशिप पूरी होते ही मैं गांव में ही एक छोटा सा अस्पताल खोलूं और यहाँ के लोगों की सेवा करूं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है बेटा। जरूर तुम इस गांव के वो पहले लड़के होगे जो डॉक्टर बनकर गांव वापस लौटना चाहते हो। अब सुरेश अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट होते ही अपने गांव लौट आता है और वहीं पर एक छोटे से कमरे में अपना अस्पताल शुरू करता है। शहर से गांव काफी दूर था, तो अब गांव के लोग सुरेश के पास ही आने लगे थे। कोई भी दर्द हो या कोई ज्यादा बीमार हो तो कभी कभी सुरेश लोगों के घर जाकर भी उनका इलाज करवाता था। एक दिन पास के गांव का एक आदमी सुरेश के पास आकर, अरे डॉक्टर साहब, जरा देखिए तो मुझे क्या हुआ है। चलने में मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है डॉक्टर साहब। मैंने सुना है कि आप बहुत बढ़िया दवाई देते हैं, जिसके कारण फिर से अस्पताल आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आइए काका, जरा आपका चेकअप तो कर लूं। अब ऐसे ही सुरेश दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। आसपास के गांव के लोग भी उसके पास इलाज करवाने के लिए आते थे। अब उसके पास बहुत सारा पैसा आ चुका था। अब उसने शादी भी कर ली थी। उसने गांव में ही बहुत बड़ा अस्पताल खुलवाया था। उसकी ये तरक्की देख सुरेश के माता पिता बेहद खुश थे। एक दिन उसके पिताजी उससे, बेटा, तुम्हारी ये तरक्की देखकर बड़ा अच्छा लगता है। अब हम दोनों की इच्छा है कि हम दोनों एक बार 4 धाम हो आए बेटा। जरूर पिताजी, मैं आप दोनों के लिए एक ड्राइवर की व्यवस्था करवाता हूँ। 3-4 दिन बाद ही सुरेश के माता पिताजी 4 धाम की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अब धीरे धीरे सुरेश का अपने अस्पताल में काम करने वाले लोगों के साथ बुरा बर्ताव शुरू हो चुका था। लेकिन वो डॉक्टर होने के कारण उसे कोई भी कुछ भी नहीं बोल पाते थे। अब वो बीमार लोगों को भी नजरअंदाज करने लगा था। देर देर तक वो अस्पताल में भी नहीं आता। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन गांव के पास ही एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें 2 लोग जख्मी हो जाते हैं। तो गांव का एक आदमी डॉक्टर सुरेश को फोन लगाता है। हेलो, क्या मैं डॉक्टर सुरेश से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, मैं ही बात कर रहा हूँ। कहिए, क्या बात है? डॉक्टर साहब, यहाँ गांव के पास में ही एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, जिसमें एक औरत और एक आदमी बहुत ज्यादा जख्मी हुए हैं। आप जल्द ही उन्हें अस्पताल लेकर आ जाइए। मैं जल्द ही वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कहकर सुरेश फोन रख देता है। अब वो अपना फोन बंद कर देता है। उसे अब किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। वो हर रोज की तरह ही अपने टाइम पर अस्पताल जाता है। दूसरी ओर वो आदमी बार बार डॉक्टर को कॉल कर रहा था, लेकिन फोन बंद आ रहा था और इसी कारण वो बहुत परेशान हो जाता है। अब सुरेश अस्पताल में पहुंच जाता है। उसे देखकर वो आदमी, सर नमस्ते। सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। प्लीज डॉक्टर साहब, जरा देखिए तो इन दोनों को। मैं रास्ते से जा रहा था कि वहाँ पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट देखा और उन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेकर। वो आदमी बोल ही रहा था कि डॉक्टर सुरेश, देखिए, ये एक पुलिस केस है। जब पुलिस आएगी तभी सब हो पाएगा। उसी वक्त एक कंपाउंडर भागते हुए सुरेश के पास आता है और सुरेश से, डॉक्टर साहब, आप जल्दी चलिए। आपके माँ और पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है। सर, हमने आपको कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आपका मोबाइल बंद था। हमने गोपाल को आपको बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन आप तब तक घर से निकल चुके थे। हमने आपके माँ और पिताजी की मरहम पट्टी की शुरुआत कर दी है। आप जल्दी चलिए सर। सुरेश कंपाउंडर की ये बात सुनते ही घबरा जाता है। वो जल्दी ही ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाता है। अपने माता पिताजी को सामने देख बहुत घबरा जाता है। साथ ही उसे पछतावा भी आता है और अब से वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करता। अपने माँ पिताजी को इस हालत में देख उसका घमंड पूरी तरह से चूर चूर हो चुका था। अब से उसे चाहे रात के समय भी कॉल आए तो वो तुरंत ही भागकर अस्पताल पहुंच जाता था। सहारनपुर नाम के गांव में विकास अपनी पत्नी शोभा के साथ रहता था। वो बहुत ही ज्यादा धनवान था। उसे रतन नाम का एक बेटा था। उनके घर के पास ही एक राधा नाम की औरत अपने पोते चिराग के साथ रहती थी। चिराग के माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे, इसीलिए चिराग अपनी दादी के साथ ही रहता था।
राधा लोगों के घर के काम करती थी। गरीब होने के बावजूद राधा ने चिराग को अच्छे स्कूल में डाला था। चिराग और रतन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उन दोनों की उम्र भी एक ही थी, इसी कारण वो दोनों एक साथ ही खेलते थे। लेकिन दोनों बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, ये विकास को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन विकास रतन से, बेटा, तुम्हें खेलने के लिए अपना घर खिलौनों से भरा हुआ है। तुम यहाँ आराम से खेल सकते हो, तो फिर तुम उस चिराग के साथ क्यों खेलते हो? पिताजी, आप तो जानते हो चिराग मेरा अच्छा दोस्त है। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी दादी लोगों के यहाँ घर काम करती है, तो तुम उसके साथ क्यों खेलते हो? उसने तुम्हारे कीमती खिलौनों से खेलने के लिए और चुराने के लिए तुमसे दोस्ती की है। तुम्हारा उसके साथ खेलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने अगर दोबारा तुम्हें उसके साथ खेलते हुए देखा तो याद रखना, तुम्हारी खैर नहीं। रतन रोते हुए अपनी माँ शोभा के पास चला जाता है। तभी शोभा रतन से, अरे बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? तुम्हें क्या चाहिए? पापा तुम्हारे लिए अच्छा सा टेडी बियर लेकर आएंगे। पापा ने कही सारी बातें रतन अपनी माँ शोभा को बताता है। तभी शोभा उसे उसके पसंद का चॉकलेट देती है और शांत कराती है। अब जब चिराग रतन से खेलने के लिए आता है तो रतन चिराग को सारी बात बता देता है और उसके साथ खेलने से मना कर देता है। तो चिराग घर उदास होकर लौटता है। तभी चिराग की दादी चिराग से, चिराग, क्या हुआ बेटा? तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? अभी अभी तो तुम खेलने गए थे ना? तब चिराग राधा को सारी बात बता देता है कि कैसे विलास ने रतन को चिराग के साथ खेलने से मना कर दिया है। ये सुनकर राधा, बेटा, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। तुम ऐसी बात पर ध्यान मत दिया करो। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ लिख कर जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो तुम्हारे कई सारे दोस्त बन जाएंगे। ठीक है दादी, मैं अभी से मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। दूसरे दिन सुबह चिराग जब स्कूल में जाने लगता है तब रतन अपने दोस्तों के साथ स्कूल के पास खड़ा होता है। तब रतन के दोस्त, अरे अरे, ये देखो चिराग कैसे फटे कपड़े पहन के क्लास में जा रहा है। ये बात सुनकर चिराग को बहुत बुरा लगता है। वो उनकी बातों को अनसुनी कर वहाँ से चला जाता है। ये बातें सुनकर रतन को भी अच्छा नहीं लगता। वो उनसे कहता है, अरे क्या हुआ अगर चिराग के पास अच्छे कपड़े नहीं है तो? लेकिन वो हमसे पढ़ाई में सबसे आगे है। उसकी बुराई करना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। ऐसा कहकर रतन वहाँ से चला जाता है। घर जाने पर दादी के कहने पर भी चिराग खेलने के लिए नहीं जाता। वो घर में ही रहता है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त चिराग को किसी की जानी पहचानी आवाज आती है। तो चिराग आवाज की तरफ जाता है और देखता है कि रतन गड्ढे में गिरा हुआ है। तभी रतन के दूसरे दोस्त वहाँ आ जाते हैं। सब रतन को देख रहे थे। तभी चिराग रतन से, अरे रतन, तुम इस गड्ढे में कैसे गिर गए? ये गड्ढा तो बहुत गहरा है। अब तुम बाहर कैसे आओगे? आज मुझे लेने के लिए पापा नहीं आए थे, तो मैं अकेला ही घर जा रहा था और मेरा पैर फिसलकर मैं इस गड्ढे में गिर गया। अब मुझे पता नहीं कि यहाँ से कैसे बाहर निकलूं। अब रतन रोने लगता है। रतन को रोते देख रतन के बाकी दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। तभी चिराग उसे समझाते हुए, रतन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए कुछ न कुछ करता हूँ। तब चिराग भागते भागते अपने घर जाकर घर से रस्सी लेकर आता है। रस्सी को गड्ढे में छोड़कर दूसरी रस्सी अपने पेट को बांध देता है ताकि उसके हाथ से रस्सी छूट न जाए, क्योंकि उसके आसपास कोई पेड़ या कोई चीज नहीं थी जिसे वो रस्सी बांध सके। अब वो धीरे धीरे उसे ऊपर की ओर खींचने लगता है। रतन, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत बाहर निकाल लूंगा। तुम बिल्कुल मत घबराना। उसी समय विकास वहाँ से जा रहा था। विकास को पता ही नहीं था कि उसका बेटा रतन ही इस गड्ढे में गिरा हुआ है। वो थोड़ी दूर से देख रहा था कि चिराग किस तरह किसी की जान बचा रहा है। चिराग जान की बाजी लगाकर रतन को बचाता है, बाहर निकालता है। चिराग ने रतन को बड़ी होशियारी से गड्ढे से बाहर निकाला। ऊपर आते ही रतन चिराग के गले लग जाता है और उसे थैंक्स कहने लगता है। रतन को ऊपर आते देख विकास भागते हुए वहाँ आ जाता है और विकास के साथ चिराग को भी अपने गले लगा लेता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे रतन से कई बातें याद आ जाती है। साथ ही रतन की भी बातें याद आती है कि चिराग मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। और विकास चिराग से, मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने रतन को तुम्हारे साथ खेलने से मना किया था। मैं बहुत गलत था। आज से तुम हमारे घर हर रोज खेलने आ सकते हो। और हाँ, कभी कभी मेरे साथ भी गप्पे किया करो। ऐसा कहकर वो दोनों को फिर से गले लगा लेता है। अंकल, आप मुझसे माफी मत मांगिए।
मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। विकास चिराग और रतन को लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद सभी बीती बातें शोभा और राधा को बताता है। अब चिराग और रतन साथ में पढ़ाई करते हैं, साथ में खेलते हैं और स्कूल में भी साथ ही जाते हैं। अब विकास रतन के साथ साथ चिराग के लिए भी कभी कभार कपड़े खरीदने लगा। उसे अपने साथ पार्टीज में भी ले जाने लगा। अब सब अपने अपने घर खुशी खुशी रहते हैं। अब रतन और चिराग दोनों गहरे दोस्त हो जाते हैं। एक समय की बात है, आनंद सागर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में विक्रम नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। विक्रम के पास 2 बैल थे। विक्रम हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेत पर जाता और पूरे दिन भर कड़ी मेहनत करता था। वो अपने खेत की जुताई करता। जुताई का काम पूरा हो जाने के बाद कुएं से पानी निकालकर खेत की सिंचाई करता। खेती के इन सभी कामों में विक्रम की पत्नी भी उसकी मदद करती। इस साल विक्रम ने अपने खेत में तरबूज की फसल लगाई थी और जितनी विक्रम ने इस साल मेहनत की थी, उसकी फसल भी इस साल उतनी ही अच्छी आई थी। तरबूज बड़े बड़े हो जाने के बाद विक्रम सारे तरबूजों को इकट्ठा करता है और बैलगाड़ी में भरकर उन्हें बेचने के लिए मंडी लेकर जाता है। लेकिन इस साल मंडी में तरबूजों की अच्छी कीमत नहीं मिल रही थी। इसीलिए विक्रम अपने सारी तरबूजों को लेकर घर लौट आता है और उदास होकर घर के बाहर सोचते हुए बैठ जाता है। तभी विक्रम के चाचा विक्रम के घर के पास से गुजर रहे होते हैं। वो विक्रम को इतना उदास और निराश बैठा देख विक्रम के पास जाते हैं और विक्रम से, अरे विक्रम बेटा, क्या हुआ? इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? तुम्हें तो इस साल फसल भी अच्छी हुई है, फिर समस्या क्या है बेटा? अरे चाचा, इस साल फसल तो मुझे बहुत अच्छी हुई है, लेकिन मंडी में तरबूजों के दाम बहुत गिर चुके हैं, इसलिए मैंने वहाँ एक भी तरबूज नहीं बेचा। बस इतनी सी बात। तुम ऐसा करो, बैलगाड़ी में भरकर सारे तरबूज किसी सड़क पर बेचने ले जाओ। तुम मंडी में तरबूज ना बेचकर सीधे लोगों को बेचो। पिछले साल मेरे एक दोस्त ने भी ऐसा ही किया था, उसे बहुत अच्छी कमाई हुई थी। ऐसा कहकर चाचा वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही दिन विक्रम तरबूज बैलगाड़ी में भरकर उन्हें सड़क पर बेचने के लिए निकलता है। विक्रम उसकी तरबूज की बैलगाड़ी एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर खड़ी कर देता है। विक्रम के बढ़िया तरबूज लोग हाथों हाथ खरीद लेते हैं। देखते ही देखते विक्रम के सारे तरबूज बिक गए। उस दिन विक्रम को बहुत अच्छी कमाई हुई। विक्रम खुश होकर अपने घर के लिए लौटता है। इधर विक्रम के घर के पड़ोस में चंदू नाम का एक बहुत ही आलसी किसान रहता था। विक्रम की अच्छी कमाई हो रही है ये देख चंदू बहुत चौंक जाता है और जब वो विक्रम को पैसों से भरी थाली घर में लेकर जाते हुए देखता है, तब चंदू चुपके से विक्रम की सारी बातें सुन लेता है कि कैसे तरबूज बेचकर विक्रम ने इतने सारे पैसे कमाए हैं। अगले दिन से चंदू भी हल लेकर तरबूज की खेती करने के लिए अपने खेत की तरफ निकलता है। चंदू भी अपने खेती की जुताई करता है और फिर तरबूज के बीज अपने खेत में डालता है। चंदू तरबूजों को जल्दी बड़ा करने के लिए अपने खेत में जमकर केमिकल का इस्तेमाल करता है और इसी तरह उसके खेत के तरबूज जल्दी बड़े हो जाते हैं। चंदू जब एक तरबूज को फोड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी तक तो तरबूज लाल भी नहीं हुए हैं। अरे ये तरबूज अभी तक लाल ही नहीं हुए, अब मैं क्या करूं? तभी चंदू के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो अपने सभी तरबूजों को लेकर घर पहुंचता है और बाजार से तरबूज लाल और मीठे करने वाला केमिकल खरीद लाता है और इंजेक्शन के जरिए सभी तरबूजों को अंदर से लाल कर देता है और सोचता है, अब तो मेरे तरबूज खूब बिकेंगे और मैं भी विक्रम के बराबर पैसा कमा पाऊंगा। ऐसा सोचकर अगले दिन चंदू भी सड़क के किनारे एकदम विक्रम के नजदीक ही अपने तरबूज मात्र 2 रुपए किलो में बेचने बैठ जाता है। लेकिन फिर भी कोई उसके पास से तरबूज खरीदते नहीं। लोग सिर्फ विक्रम के तरबूज खाना ही पसंद करते हैं। आइए भाई साहब, आइए, ताजा मीठे और प्राकृतिक तरीके से लाल तरबूज खाइए। चंदू को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है कि कोई उसके पास तरबूज खरीदने के लिए नहीं आ रहा। वो सोचता है, मुझे किसी भी तरह इस विक्रम के बच्चे को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। आज रात में विक्रम के सारे पैसे ही चुरा लूंगा। उस रात चंदू चुपके से विक्रम के घर में खिड़की से झांककर देखता है तो उस वक्त विक्रम पैसे गिनकर संदूक में रख रहा होता है। जब विक्रम और उसकी पत्नी सो जाते हैं तो चंदू चुपके से उनके घर में जाता है और पूरी संदूक उठाकर भाग जाता है।
अरे विक्रम, क्या हो गया? इतना दुखी होकर क्यों बैठे हो भाई? अब क्या बताऊं भाई साहब, कल रात को कोई मेरे घर से पैसे चुरा कर भाग गया। मैंने पैसे संदूक में रखे थे, कोई पूरी संदूक ही उठा कर ले गया। मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूंगा? थोड़ा ध्यान रखा करो विक्रम। अब जो हुआ सो हुआ। अब अपने खेत पर जाओ और दोबारा काम में जुट जाओ। ईश्वर तुम्हारी जरूर मदद करेगा। बेचारा विक्रम निराश और हताश होकर अपने खेत की तरफ जाता है। जब विक्रम अपने खेत में आ पहुंचता है तब उसे बहुत ही बड़ा और चमकीला तरबूज दिखाई देता है। इतने बड़े तरबूज को देखकर विक्रम चौंक जाता है। तभी वहां एक देवी प्रकट होती है और विक्रम से, विक्रम, यह एक जादुई टंकी है। मैंने देखा है कि तुम अपनी फसल उगाने के लिए बहुत मेहनत करते हो। मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए एक इनाम है। ये लो, ये एक जादुई छड़ी है। जब भी तुम इस छड़ी को टंकी पर 3 बार मारोगे तो ये टंकी जूस से भर जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखना, टंकी भरने के बाद इसे एक काले कपड़े से ढक देना, तभी इसका जूस बनना बंद हो जाएगा, वरना ये बढ़ता ही रहेगा। इस टंकी का जूस बेचकर तुम बहुत सारा धन कमा सकते हो और उस धन से तुम हमेशा गरीब लोगों की मदद करते रहना। ऐसा कहकर देवी अदृश्य हो जाती है। विक्रम उस टंकी को उठाकर अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है देवी माँ ने मेरे मेहनत के इनाम के लिए मुझे ये जादुई टंकी दी है। ये टंकी जूस देती है, जूस। जैसे ही इस छड़ी को इस टंकी पर 3 बार मारा तो ये टंकी जूस से भर जाती है। विक्रम अपने पत्नी को सब कुछ करके दिखाता है और उस पर एक काला कपड़ा डालकर उसे रख देता है। अगले दिन से विक्रम लोगों को तरबूज का जूस पिलाने का काम करता है। और लीजिए भाई साहब, तरबूज का जूस सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जल्द ही विक्रम के पास तरबूज का जूस पीने वालों की भीड़ लगने लगती है। जादुई टंकी से विक्रम की खूब कमाई होती थी। विक्रम अब बहुत ही जल्दी अपने लिए एक बड़ा घर बना लेता है। इधर चंदू विक्रम की सफलता देखकर बहुत दुखी होता है और फिर से विक्रम के घर जाकर चुपके से विक्रम और उसकी पत्नी की बातें सुनता है। भाग्यवान, जादुई टंकी की मदद से हम इतने अमीर हो पाए हैं। अगर ये टंकी हमें नहीं मिलती तो आज भी हम गरीब ही रहते थे। इधर चंदू चुपकर विक्रम की सारी बातें सुन लेता है। जब रात हो जाती है तो राघव जादुई टंकी चुराने की सोचता है। अगर मैं इस विक्रम की जादुई टंकी को चुरा लूं तो मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगा। हाँ, और इस टंकी को लेकर मैं यहाँ से बहुत दूर किसी गांव में चला जाऊंगा ताकि मेरा पता किसी को ना चले। चंदू आहिस्ता आहिस्ता चोरी छुपे विक्रम के घर में घुस जाता है और विक्रम की जादुई टंकी और छड़ी लेकर भाग जाता है। टंकी को किसी दूर गांव में ले जाने के लिए चंदू टंकी को नाव में रख लेता है और नाव से नदी पार करने लगता है। तभी उसके मन में ख्याल आता है, अब मैं भी इस जादुई टंकी का थोड़ा सा जूस टेस्ट ही कर लेता हूँ। चंदू को टंकी में जूस कैसे लाना है ये तो पता था, लेकिन उस जूस को कैसे बंद करना है ये पता नहीं था। छड़ी को 3 बार टंकी पर मारकर चंदू टंकी जूस से भर लेता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी टंकी से जूस निकलना बंद नहीं होता। धीरे धीरे से पूरी नाव जूस से भर जाती है और चंदू भी उस नाव के साथ साथ नदी में डूब जाता है।